नमस्कार, मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। आपकी आवाज़ की सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे खास मेहमान हैं विवेक यादव जी। विवेक यादव जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। बहुत-बहुत स्वागत है विवेक जी आपका। आपकी राजनीति में पूरे देश की राजनीति में नज़र रहती है। विवेक जी, मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आज चर्चा करने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं हमारे दर्शकों के बीच में। विवेक जी, चुनाव आयोग नए चुनाव आयुक्त आ गए हैं चुनाव आयोग में। विवेक जी, क्या परिवर्तन आ जाएगा इस देश के राजनीति में, इस देश के परिदृश्य में क्या परिवर्तन आ जाएगा? क्या चुनाव आयोग अपनी साख को सुधार पाएगा? या ऐसे ही जो गफलत मची हुई है, जिस प्रकार से दिल्ली के चुनाव में बहुत सारे आरोप लगे, महाराष्ट्र के चुनाव में बहुत सारे आरोप लगे, लोकसभा के चुनाव में भी आरोप लगे थे। क्या नए चुनाव आयुक्त इस इन आरोपों पे पार पा पाएँगे? विवेक जी। जी बहुत शुक्रिया नितिन जी। तो पहला सवाल तो आपका ये हम लोग उसी पे आ जाते हैं कि चुनाव आयोग की साख पे बट्टा है क्या? क्या वाक़ई में चुनाव आयोग के ऊपर कुछ गंभीर सवाल हैं? तो उसका जवाब ये है कि निश्चित रूप से कुछ गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। 2014 में जब सरकार बदली, कांग्रेस की जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो एक सामान्य प्रक्रिया थी, देश में बड़ा लोगों में आक्रोश था, एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन खड़ा हुआ और देश में सरकार बदली, उस आक्रोश का परिणाम था कि वो पूरी की पूरी सरकार पलट गई। लेकिन धीरे-धीरे 2014 के बाद जैसे-जैसे कारवां बढ़ा और पूरे देश में जो हाथ के पंजे की सरकार थी, वो धीरे-धीरे कई स्टेट्स में गायब होती गई और भगवा फैलता चला गया और पूरे देश के एक बड़े भूभाग पर जब कब्जा हो गया भारतीय जनता पार्टी का और कोई भी चुनाव 2014 के बाद 2015 का चुनाव, तो 2015 में बहुत सारे मुद्दे थे जिस पे विपक्ष को लगता था एंटी इनकम्बेंसी जैसी स्थिति बनेगी। 2015 से 2020 तक बहुत सारे ऐसे थे और खास तौर से 2015 से बीच का जो दौर है भारतीय जनता पार्टी सरकार का और उसके बाद 2020 में जिस तरह से उन्होंने 2015 से बड़ा 2014 के चुनाव से बड़ा उन्होंने बहुमत लिया। 2019 सॉरी 2019 के चुनाव में। तो वहाँ से ये सवाल खड़ा होना चालू हो गए कि एक पूरे 2014 से 2019 तक की एंटी इनकम्बेंसी, 2019 से 2020 की 19 की एंटी इनकम्बेंसी। तो ये एक बहुत बड़ा मामला था कि इतने दिनों की एंटी इनकम्बेंसी के बाद सीटें लगातार बढ़ती चली जा रही थी। तो सवाल लोगों ने खड़े किए और फिर बहुत सारा ये निकला कि ईवीएम में रिगिंग होती है, बहुत सारे आरोप लगे। वक़्त-वक़्त पे चुनाव आयोग ने इसमें सफाई दी और सफाई देने के चक्कर में चुनाव आयोग ने जो सफाइयाँ दी, उससे वो और ज़्यादा कटघरे में खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि ईवीएम में कोई रिगिंग नहीं है और कोई छेड़छाड़ नहीं है और ये पहले तो हैकिंग और रिगिंग में उन्होंने देश को उलझाने का प्रयास किया कि वो हैक हो ही नहीं सकती और हैक और विपक्ष चिल्ला रहा था रिगिंग और मीडिया उसको चुनाव आयोग की भाषा में हैकिंग बोल रहा था कि जब उसमें किसी डिवाइस का यूज़ नहीं होता, इंटरनेट का, ये तो हैक कैसे हो सकती है और बात हो रही थी रिगिंग की कि विवेक अंदर जी के सॉफ्टवेयर में विवेक जी बीच में रोक रहा हूँ। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसका डेमोन्स्ट्रेशन करके भी दिखाया था कि किस हाँ, प्रकार से मैं उस पे आ रहा हूँ। तो जब ये हैकिंग और रिगिंग का मसला हुआ और चुनाव आयोग ने वो जब ज़्यादा प्रेशर बना और कहा कि नहीं इसमें एक कोई अंदर सॉफ्टवेयर में या उसके पूरे प्रोग्रामिंग सिस्टम में कुछ इस तरह का हेर-फेर होता है कि वोट ऑटोमेटिकली रिग करता है। तो चुनाव आयोग ने वो सामने रख दी मशीन और कहा कि सब दलों को बुला करके कि आपको चुनौती है, इसमें करके दिखाइए। लेकिन एक शर्त है कि इसको आप छू नहीं सकते। यहाँ से संदेह और बढ़ा। कि अगर कुछ गड़बड़ नहीं तो आप छूने क्यों नहीं दे रहे कम से कम? एक मशीन को छूने की आप अनुमति दें, खोलें, पेचकस लगाएँ उसमें, खोलें और उसके सॉफ्टवेयर को आप चेंज करके दिखाएँ। उसमें प्रोग्रामिंग में कुछ चेंज करके दिखाएँ कि इसमें रिगिंग हो सकती है और वो चुनाव आयोग ने मना कर दिया। ऐसे ही हो गया कि जैसे मेरे पास एक कोई खटारा गाड़ी है और मैं कहूँ कि 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती है और आप कहो कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता। और मैं कहूँ कि ये चाबी हाथ में पकड़ो, बस गाड़ी में हाथ नहीं लगाना और ये साबित करो 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये नहीं दौड़ सकती है। वो तो तभी पता चलेगा जब आप चाबी लगाएँगे, खोलेंगे, बैठेंगे, स्टार्ट करेंगे और दौड़ाएँगे। 300 दौड़ी कि नहीं दौड़ी, लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं दूर खड़ी है गाड़ी, वहाँ से देख के बताओ ये, आप साबित करो देख के कि ये 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है कि नहीं। मामला आया और फिर अब वो चूँकि जो आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं तो उसमें भी चूँकि वो रेपेलिका शब्द का इस्तेमाल किया गया। अभी यही तय नहीं है कि वो ईवीएम है या नहीं क्योंकि ईवीएम किसी प्राइवेट हाथों में जा नहीं सकती।
और इसका क्लेम भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ईवीएम तो सरकारी, और फिर ये अगर कोई क्लेम करता है कि वो ईवीएम है तो फिर आरोप ये है कि वो चुराई गई है, कहाँ से आई, कहाँ से ईवीएम, बहुत सारे मसले हैं, तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हाँ, साबित करके दिखाया कि इसमें हो सकता है, तो देना चाहिए मेरे हिसाब से, और वहाँ संदेह और गहरा है। विवेक लेकिन जी, रोकूंगा रोकूंगा बीच में जी, आपको। जी, प्रश्न है, विवेक जी, लगातार विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के बीच साठ गांठ के आरोप लगाती रहती। उसमें सपा ने भी लगाया, कांग्रेस ने भी बीच में लगाया, आम आदमी पार्टी ने भी लगाया। क्या जो नए चुनाव आयुक्त आए हैं, क्या वो इन आरोपों को, जो विपक्ष के दल हैं, क्या उन्हें इनकी चिंता होगी या उन पे ये काम करेंगे? आपको क्या लगता है विवेक जी? अब यहाँ समस्या ये खड़ी हो गई कि इनके लिए तो और ज़्यादा उलझन का काम हो गया। अब मसला केवल ईवीएम भर का नहीं रह गया, क्योंकि अभी तक तो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 19 से जो अभी 24 में लोकसभा का चुनाव हुआ है, वहाँ तक तो मसला केवल था 2019 के चुनाव तक, और उसके बाद तक केवल था ईवीएम का मसला। अब एक नया दांव और आ गया है बाहर निकल के, जिसको लेकर के बड़े-बड़े दावे किए गए हैं और बड़े-बड़े खुलासे किए गए हैं, और खासतौर से लोकसभा चुनाव के बाद। और कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं, वो दबी-ज़बान एक बात और करते हैं, जिसकी चर्चा नहीं हो रही और चर्चा होनी चाहिए। शायद वो डर है लोगों के अंदर कि वो कैसे करें, इसको कैसे कहें, और लोग इस पे भरोसा करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन मुझे लगता है इस पे चर्चा होनी चाहिए। उनका कहना ये है कि एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ 2019 के चुनाव में थी, और एंटी इनकम्बेंसी के चलते वो जो ईवीएम का जो रिग करके और जीतने का फ़ॉर्मूला था, वो तक फ़ेल हो गया, इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी। और वो 240 पे आ गई बीजेपी। 300 पार और 400 पार की बातें करते-करते वो 240 पे आ गई। यानी एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़बरदस्त थी, और ईवीएम में अगर वो गड़बड़ियाँ, लोगों का कहना ये है कि अगर वो जो गड़बड़ी होती है 10% और 15% की रिगिंग की जो बात होती है, कि अगर वो है वाक़ई में, तो अगर वो ना होती तो ये और स्थिति खराब होती। और उसके होने के बावजूद भी अगर इतनी एंटी इनकम्बेंसी में 240 सीटें, तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं इस पे कि इसके बाद जो नया फ़ॉर्मूला आया है, वो लगता है क्या इस पे और मोहर लगाता है कि वो ईवीएम में कुछ तो गड़बड़ है। अब उससे कवर नहीं हो रहा, तो कवर करने के कुछ और तरीके ढूँढे गए। तो जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, महाराष्ट्र में चुनाव के दौरान 2020 से लेकर के और 24 तक, और 24 के बाद विधानसभा के चुनाव का जो समय है, उस बीच में वोट बढ़ाया गया, वो बड़ा चौंकाने वाला है। और दिल्ली चुनाव को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है, और तमाम सारे मीडिया, सबसे पहले क्विंट ने शायद इसको कवर किया था, और उन्होंने कहा कि 2020 से लोकसभा के चुनाव तक 4 लाख वोट बढ़ा है। अमूमन ये मानते हैं कि 1-2% वोट बढ़ता है, न्यू वोटर्स का वोट विवेक होता जी, है, वो आप कह बढ़ता है। रहे हैं वोट बढ़ा है, अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि नई दिल्ली में वोट काट दिए उनके। नहीं, मैं आ रहा हूँ ना, वो सारी चीज़ पे आ रहा हूँ। जो इलेक्शन कमीशन का डेटा है, उसको भी अगर आप देखें, तो 2020 से लेकर के और 2024 तक, लोकसभा के चुनाव तक 4 लाख वोट बढ़ा है, जबकि 1 से 2% वोट बढ़ता है नए वोटर्स का। तो चूँकि हर साल बढ़ता है और कुछ घटता भी है, तो ऑन एवरेज वो मानते हैं कि 1.5 से 2% वोट का डिफरेंस आता है हमेशा। बहुत अगर मैक्सिमम 1.5 से 2% वोट का फिगर जो अंतर है वो होता है। लेकिन आप सोचिए कि विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव से और विधानसभा के चुनाव के बीच में जो 7 महीने का अंतर है, उसमें इतना वोट बढ़ा है जितना पिछले 4 साल में नहीं बढ़ा था। यानी 2020 से 2024 तक वोट बढ़ा है 4 लाख लोकसभा चुनाव तक, और लोकसभा के चुनाव मई शायद या जून की बात है, मई 2024 से लेकर के और 2025 जनवरी, दुगना वोट बढ़ा है। जितना 4 साल में नहीं बढ़ा था 4 लाख वोट, उतना वोट 6 महीने और 7 महीने में बढ़ा है। ये क्या है? और इस पर भी जब बहुत बारीकी से रिसर्च किया है, तो कई स्टोरीज़ हैं इसमें, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, और ना डर है कुछ कहने का, क्योंकि स्टोरीज़ हैं और फैक्ट्स हैं, तो उस पे बात करनी चाहिए कि कई विधानसभाओं में वोटों का एडिशन हुआ है, और उसी रेशियो से हुआ है कि विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव के एडिशन डिलीशन में डबल का अंतर आया, और सिलेक्टेड वो विधानसभाएं हैं, और मार्जिन भी लगभग सिलेक्टेड है कि पिछले कितने वोट से चुनाव हारे, तो उसको मैनेज कैसे किया जाए।
उसी में कुछ वोट घटाया गया है। जैसे नई दिल्ली में सबसे ज़्यादा 40,000 करीब 38,000 40,000 के आस-पास वोट घटाया गया है। तो और कई विधानसभाओं में ऐसा है कि वोट को बढ़ाया गया है और आम आदमी पार्टी का जो पूरा डेमोग्राफी है, वो झुग्गियों के वोट की और जो स्लम्स की और जो लोअर मिडिल क्लास के वोट की, वहाँ एक और भ्रम की स्थिति होती है कि लोग अवेयर तो होते नहीं हैं। वोट घटाया और बढ़ाया ही नहीं गया है। आप सोचिए कि पार्ट नंबर और सीरियल नंबर चेंज कर दिया और वो वोटर लिस्ट का जो पार्ट नंबर है, वो उसी में ढूँढ रहा है, उसी पोलिंग स्टेशन पे और उसका पोलिंग स्टेशन ही बदल गया, वो दूसरी जगह हो गया। और वो उस पोलिंग स्टेशन पे जा रहा है, उस बूथ पे जा रहा है वोट डालने के लिए और अपना पर्ची जब छँटवा रहा है, पर्ची बनवाने के लिए तो कहा जा रहा है कि आपका वोट है ही नहीं, वोटर लिस्ट में है ही नहीं। और उसमें जो कुछ समझदार लोग थे, जो ऑनलाइन प्रोसेस को जानते हैं, उन्होंने ऑनलाइन डाल के जैसे ही चेक किया, वैसे ही पता चला कि उनका पार्ट नंबर चेंज हो गया, यानी वोटर लिस्ट चेंज हो गई, तो उन्होंने दूसरी वोटर लिस्ट में देखा जाकर के ये बड़े पैमाने पे ये भी खेल हुआ। यानी जो वोट तो है, लेकिन वो उसकी लिस्ट चेंज हो गई और बूथ चेंज तो हो गया। विवेक जी मेरा प्रश्न है इसमें कि क्या ये बिना चुनाव आयोग की मिलीभगत के भारतीय जनता पार्टी कर सकती है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। ये ओवरऑल तो काम एडिशन और डिलीशन का चुनाव आयोग का ही है। वोट शिफ्टिंग का काम चुनाव आयोग का है। तो इसमें मेरा एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल जी, फिर प्रश्न है, देखिए हम जनता के लिए ही हम ये चैनल चला रहे हैं और जनता के को ये जानने का हक है। आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, कृपया आप समझाइए कि यदि भारतीय जनता पार्टी का रोल नहीं है, चुनाव आयोग फिर क्यों करेगा? फिर क्यों हटाए गए या जोड़े गए? तो इसमें कहीं न कहीं किसी न किसी राजनीतिक दल का तो रोल है ना? बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का कोई रोल नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं करती है। ये इलेक्शन कमीशन का रोल होता है, एडिशन और डिलीशन इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन क्यों ऐसा करेगा, आपका एक सवाल है। तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल नहीं करना चाहता होगा, लेकिन जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर आरोप लग रहे हैं और पूरे चुनाव आयोग पे सवाल नहीं है, क्योंकि चुनाव आयुक्त के निर्देशों पे ही काम करता है पूरा चुनाव आयोग। तो आयुक्त की जिस तरह से नियुक्ति हुई है पिछली बार और उसमें से सीजीआई को तमाम आपत्तियों के बाद हटा के सरकार ने दरकिनार कर दिया और अपना किसी चुनाव आयुक्त को सारी आपत्तियों के बाद भी जबरदस्ती बिठा देंगे आप, तो वो चुनाव आयुक्त के निर्देशन में ऐसा और इतनी आपत्तियों के बावजूद भी, क्योंकि चुनाव आयोग पे सवाल नहीं, अब सवाल एक व्यक्ति पे है जिसके अधीन सारा आयोग है और जिसके निर्देशों पे सारा आयोग काम कर रहा है। चुनाव आयोग जो है वो एक संवैधानिक संस्था है। उस संस्था का प्रमुख जो है वो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है। लेकिन व्यक्ति पद गलत नहीं होता, पद पे आरोप नहीं लगता, व्यक्ति पे हमेशा आरोप लगता है। तो हमेशा अगर कहीं किसी की भूमिका संदिग्ध हो, राजीव कुमार जी का चयन कैसे हुआ और उसके बाद उन्होंने तमाम अपोजिशन की आपत्तियों को दरकिनार कर दिया और उसको जुमलेबाजी में और तमाम शेर और शायरी में हवा में उड़ा दिया हो, बिना गंभीरता के, तब सवाल ये उठता है कि संवैधानिक पद पे कोई व्यक्ति जिसको संविधान की गरिमा का ख्याल ना हो, बैठ जाए तो उस पे उँगली उठाया जाना चाहिए। लेकिन ये सरकार हमेशा यही करती है कि संवैधानिक संस्थाओं पे आप उँगली उठा रहे हैं, संवैधानिक व्यक्ति पे उँगली उठा रहे हैं, संवैधानिक पद पे बैठे। संवैधानिक पद पे बैठते कौन है? हमारे और आप जैसा कोई इंसान। वो कम पढ़ा लिखा हो सकता है, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है, वो सुचिता वाला हो सकता है, वो गैर मर्यादित आदमी हो सकता है, जिसको मर्यादा का ख्याल ना रखता हो, तो व्यक्ति तो कोई भी हो सकता है। तो मैं हमेशा इसके खिलाफ हूँ, इस पे आवाज़ उठनी चाहिए, बात होनी चाहिए, स्वस्थ लोकतंत्र के दायरे में महामहिम राष्ट्रपति को छोड़ सकते हैं कि देश का सब सर्वोच्च पद है, उस पे तनकीद नहीं होनी चाहिए, उस पे उँगली नहीं उठाई जानी चाहिए। लेकिन अ, सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा, सीजीआई चंचूड़ थे, तमाम सारे सवाल जवाब हुए, उनके ऊपर भी तमाम उँगलियाँ उठी और उन्होंने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को कोर्ट के जो जजमेंट हैं और जो उनके निर्णय हैं, उन पे सवाल उठाने का अधिकार है और उनको पूरा राइट है कि वो अ, न्यायपालिका पर सवाल करें और उसपे बहस करें। लेकिन सरकार वही डंडे के हिसाब से चलाना चाहती है। तो बात ये है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या राजीव कुमार जी ये सारा खेल करके गए हैं पीछे से अगर और उसको जवाब देना चाहिए था कि कैसे 6-7 महीने में इतना वोट बढ़ गया। और सबसे बड़ी चीज़ एक ये है कि आप जैसे अब आपत्ति लगाने के लिए मैं आपके वोट पे आपत्ति लगा सकता हूँ। लेकिन चुनाव आयोग का काम ये है कि मेरी लगाई हुई आपत्ति का वेरिफिकेशन करे और आपको एक बार कॉन्टैक्ट करे। कितने लोगों को कॉन्टैक्ट किया गया? तो ये बड़ा खतरनाक साइन है और नए जो मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं ज्ञानेश कुमार जी उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती छोड़ के गए हैं राजीव कुमार जी। मतलब शायद ये है कि वो इस साख को बचा भी सकते हैं अगर टी शेषन की तरह कुछ मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उतरे।
और वो इस साख को और धूमिल कर सकते हैं अगर इसको नजरअंदाज करेंगे। तो जैसे राजीव कुमार जी का कार्यकाल याद किया जाएगा, तमाम आपत्तियों के लिए, तमाम शंकाओं के लिए, तमाम आरोप प्रत्यारोपों के लिए, ये अब बड़े आरोप इस चुनाव आयोग पे लगने जा रहे हैं। तो ये है, और पॉलिटिकल पार्टीज के सामने बड़ी चुनौती है कि 2 चीज़ें हैं। जैसे शशि शेखर जी अक्सर अपने शो में आते हैं और वो कहते हैं कि या तो लोग ईवीएम पे सवाल उठाना छोड़ें या फिर चुनाव लड़ना छोड़ें। या तो इलेक्शन प्रोसेस से आप बाहर हो जाएँ, सारी पॉलिटिकल पार्टी जितनी अपोजिशन में, वो वरना इससे बात करना, इसका कोई सॉल्यूशन। इसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि अभी ये जो नई बहस छिड़ी है, इसका कोई सॉल्यूशन और कोई काट ढूँढना पड़ेगा। वोट ट्रैकिंग जैसा कोई सिस्टम अपनाना पड़ेगा। और पॉलिटिकल पार्टीज को एक चीज के लिए मैं और आगाह करना चाहता हूं कि तथाकथित जो पीआर एजेंसीज के थ्रू वो अपना इलेक्शन मैनेजमेंट एजेंसीज के थ्रू जो इलेक्शन मैनेज कराती हैं, इससे भी बचने की जरूरत है, क्योंकि इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनियों को केवल अपने पैसे से मतलब होता है कि वो मोटा पैकेज लेते हैं, पीआर का काम करते हैं। जो वोट ट्रैकिंग जैसे जैसे को कहते हैं ना, बूथ ट्रैकिंग, बूथ पर वोट ट्रैकिंग के कितना वोट घटा, कितना वोट घड़ा, ये सब आपका कार्यकर्ता कर सकता है। अगर आपने जांच एजेंसियों पे, वो सॉरी, जो आपकी चुनाव प्रबंधन की समितियां हैं, एजेंसियां हैं, उन पे अगर आपने छोड़ दिया, तो आपके सवाल बरकरार बने रहेंगे। सवालों के जवाब मिले या न मिले, लेकिन उन सवालों से बचते हुए मंजिल तलाशने का रास्ता आपको खुद तलाशना होगा। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बड़ी चुनौती है। उनको इस पे कुछ न कुछ तो नया सोचना पड़ेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद विवेक जी, आपने बिल्कुल बारीकियों को समझाया कि चुनाव आयोग की इस देश में एक व्यवस्थित लोकतंत्र के लिए चुनाव आयोग की क्या भूमिका है। उस पे आपने विस्तृत से हमारे दर्शकों को समझाया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। चुनाव आयोग के सामने लेकिन बहुत सारी चुनौती। चलते चलते मैं एक बात फिर कहूंगा, लोग इसको जी। ध्यान रखें कि सरकार हमेशा उलझाती है आपको इसी बात पे कि संवैधानिक पदों पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, संवैधानिक संस्थाओं पे आँख मूंद के भरोसा करना चाहिए, जबकि इसके लिए कितने भी अच्छे और बुरे निर्णय आए हों, सीजेआई चंद्रचूड़ जब ज रहे हैं, डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उनके समय में जितने भी अच्छे और बुरे फैसले आए, आप उनसे इत्तेफाक और नाइत्तेफाकी कर सकते हैं। लेकिन मैं इस लाइन को हमेशा याद रखूँगा अपने जीवन में, कि देने वाला वो पहला मुख्य चुनाव आयुक्त थे, डीवाई चंद्रचूड़ साहब, जिन्होंने कहा कि कोर्ट की भी समीक्षा, आलोचना और विवेचना आम जनता को करने का अधिकार है। तो उससे बड़ा संवैधानिक ना कोई पद है, ना कोई संस्था है। संसद, लोकसभा और कार्यपालिका, तीनों संवैधानिक संस्थाएँ हैं, 3 पिलर हैं अलग-अलग संविधान के, चौखंबा राज के, जिसमें एक पत्रकारिता भी है। हम लोग भी जिसमें, हम तो खैर नहीं हैं, हम तो छात्र हैं और स्वतंत्र व्यक्ति हैं, अपना विश्लेषण कर लेते हैं, लेकिन मैं पत्रकारों की बात कर रहा हूँ, जो खास तौर से आज चरमरा रहा है और ढह रहा है। हमेशा याद रखिए, संवैधानिक संस्थाओं पर चर्चा हो सकती है और होनी चाहिए। शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद विवेक जी। निष्पक्ष जवाब देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।